वेलकम बैक एवरीवन। सो ये पार्ट टू है हमारी करंट अफेयर सीरीज़ का। पार्ट वन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाइए और पार्ट वन को देखिए। सो द टॉपिक इज़ रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। ओके। सो एज इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कि सिविल सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ द कम्युनिटी ग्रुप्स, एनजीओज होती हैं उसमें, लेबर यूनियंस, इंडिजिनस ग्रुप्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी की सारी आपकी आती हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में। एक्चुअली आई मीन एज एक्टिव सिटीज़न हम लोगों को बिहेव करना चाहिए। पहली चीज़, हम सब कुछ गवर्नमेंट के ही हाल पे नहीं छोड़ सकते। वी कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाई अपॉन द गवर्नमेंट बिकॉज वी आर दी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री and we are when we people are proud of our country, then it's not just the matter of right that we claim. हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को भी जो है समझना होगा। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही ये काम नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं कोविड-19 के टाइम पर हमने सब कुछ गवर्नमेंट पे अगर स्टॉप हम देते और सिविल सोसाइटी इतना एक्टिव काम नहीं करती तो जो केसेस थे ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले थे। अगर हम इंडिया की डेंसिटी की बात करें, राइट, इंडिया इज़ नॉट अ स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री, इट्स हेवली डेंस, राइट। सो इसलिए तो नीति आयोग ने एम्पावर्ड ग्रुप का चुना था, जिसको हेड कर रहे थे नीति आयोग के सीईओ, ताकि जो आपकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके नेटवर्क को जो है लीवरेज किया जा सके, राइट, उसके नेटवर्क को से फ़ायदा उठाया जा सके। क्योंकि सिविल सोसाइटी नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, रिसोर्सेज हैं इनके पास, नेसेसरी रिसोर्सेज हैं। और मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट से ज़्यादा ये एम्पावर है जिस तरह से ये लोगों से कनेक्टेड है। चाहे न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इनकी जो रीच है ना वो बहुत एक्सटेंसिव रीच है। और तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वॉल्टियर्स आते हैं सेल्फलेसली काम करने के लिए, कोई पर्सनल सेल्फ सेंटर्ड मोटिव नहीं होता। एक जनता की सेवा की भावना होती है, वेलफेयर करने का एक जज्बा होता है। तो ये लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं प्रशासन के साथ मिलके। और स्टेट वाइज अगर आप डेटा इस बॉक्स में देखेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये बताता है कि 13 स्टेट और यूटीज जो थी उनका डेटा ये बताता है कि एनजीओज ने स्टेट गवर्नमेंट को आउट परफॉर्म कर दिया ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के लिए। आपको पता है इस कोविड-19 पर जितना खाना गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया लोगों को, इतना खाना इन एनजीओज ने, कुछ एम्पावर्ड सिटीजन्स ने, कुछ ग्रुप्स ने प्रोवाइड किया। एंड हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट थिंग, जहाँ पर सिविल सोसाइटी आगे आ रही है काम करने के लिए, वेलफेयर के लिए आगे आ रही है। इससे अच्छा क्या हो सकता है। और ओवरऑल देवर 9 स्टेट इन द यूटी देवर एनजीओ, और 9 स्टेट ऐसी थी जहाँ पर एनजीओ ने 75% लोगों को काम खाना खिलाया। तो आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, अलग अलग फेथ से आ रहे हैं, ठीक है ना। हमारे सरदार भाई आगे आ रहे हैं, हिंदू भाई आगे आ रहे हैं, मुस्लिम भाई आगे आ रहे हैं। सो ये जो प्लूरलिज्म है ना, जस्ट आई एम अ ग्रेट लवर ऑफ दिस थिंग। बहुत दिल के बहुत करीब है ये चीज़। दैट्स वाई हम कहते हैं हमारा भारत महान है। सो दिस थिंग, तो इमीडिएट रिलीफ, डिजास्टर रिलीफ की चाहे हम बात करें, शेल्टर्स प्रोवाइड करने की बात हो, पीपी किट्स की कितना बड़ा क्राइसिस था इंडिया के अंदर। जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, पीपी बनाने वाली महज कितनी कंपनी थी जो क्या फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। बट नाउ सी दैट कि पीपीई के लिए आ गए, हेल्थ कैंप्स इन लोगों ने सेटअप किए, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए। हॉटस्पॉट ऐसे एरिया जहाँ पर वलनरेबल पीपल्स आते हैं, वलनरेबल इन द सेंस कि कोविड-19 के लिए वलनरेबल, एक तो आपको मिलेंगे ज़्यादातर डेंस एरिया में। इसके अलावा आपको पता है एल्डरली ऐसे होते हैं, और आपको 10 साल से नीचे नीचे के बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ये सारे के सारे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सिविल सोसाइटी ने। सो माइग्रेंट लेबरर्स के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मेजर्स ऑफ केयर, क्वारंटीन, ट्रीटमेंट, क्या नहीं किया, हर एक काम इनके किया, ठीक है। लेकिन इनको साथ में चैलेंजेस भी फेस करने पड़े इस दौरान। द क्रैकडाउन ऑफ 1000 ऑफ एनजीओ के ऊपर, क्योंकि आपको पता है हाल फिलहाल में गवर्नमेंट की गाज गिर रही है एनजीओ के ऊपर। बहुत सारे एनजीओ के जो है लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। इस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है। एनजीओ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है बहुत करप्ट है। वो अभी गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में भी चेंज किया है। वो एक ऐसा एक्ट है जो एनजीओ के डोनेशंस वगैरह को गवर्न करता है, उसमें भी कुछ चेंज करा है इन्हें। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम कर दी है, ठीक है, ताकि इन पर थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो होता एक्चुअली क्या है, कोई अगर पर्टिकुलर एनजीओ गलत करती हैं तो जो अच्छे काम करने वाले होते हैं वो भी क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं, दिस थिंग।
सो कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डिजिटल कनेक्टिविटी इनकी नहीं है, इंटरनेट पे रिस्ट्रिक्शंस कई एरिया में, डिजिटल इलिटरेसी है, तो ये थोड़ा से थोड़ा इनके एफर्ट्स को चैलेंजिंग बना देते हैं। और अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, टैलेंट है हमारी कंट्री में टैप करने के लिए। तो वो जो हमारे यूथ है उनको इन एन के साथ, इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह आगे आना होगा। ब्रॉडर पार्टिसिपेशन हमें चाहिए, इस नेटवर्क को एक्सपैंड करना होगा, बड़े बड़े अलाइंसेस हमें करने होंगे इस चीज़ के लिए, तभी हम इस तरह की क्राइसिस से, इस तरह के डिज़ास्टर से बच सकते हैं। और जैसे कि यूके के अंदर एक स्पेशली फ्रंट लाइन पीपीई बनाई है, जो आपको बिल्कुल जो पीपीई के लिए ही बनाई है, स्पेशली इसके लिए डिवोटेड टीम बनाई है। इसके अलावा स्पेन में भी आप देख सकते हो फ्रेनला करवा, जो कि रिपोर्ट बताता है कि मेडिसिन और फूड कौन कौन से एरियाज में चाहिए। इसके अलावा यूएन सिविल सोसाइटी को आप देखते हैं थर्ड सेक्टर कहते हैं गवर्नमेंट के साथ साथ। और इस टेस्टिंग टाइम्स में सीएसओ जो है, दैट इज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बन के एमर्ज हुई। सो थैंक यू, ये हमारा दूसरा टॉपिक था। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड लाइक करना ना भूलें। बाय।